बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट, ये बोर्ड कह रहा हूँ, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, याद रखना गारंटी के साथ। जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आएगा एज वेल एज बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1 का क्यूब रूट निकालो रियल नंबर के केस में, तो 1 के कितने क्यूब रूट होंगे? 1 के सिर्फ एक ही क्यूब रूट होंगे, 1। बट अगर हमें 1 का क्यूब रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, तो 1 के 3 क्यूब रूट होंगे। ठीक है, अगर हमने x को मान लिया, क्यूब रूट ऑफ 1 को x मान लिया, उसके बाद दोनों साइड क्या किया हमने, क्यूबिंग कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें क्या मिला, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो x का वैल्यू 1 आ गया, दूसरा वैल्यू क्या आया, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तीसरा वैल्यू क्या आया, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो 3 रूट आ गए ना, एक तो 1, दूसरा ये रूट हो गया, तीसरा ये रूट हो गया। इफ़ द सेकेंड रूट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूट दे रखा है ना -1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये बात? इफ़ द सेकेंड रूट बी रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा देन द थर्ड रूट विल बी ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया, एक तो 1 आया, एक ओमेगा आ गया, एक ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 इज़ अ रियल रूट ऑफ यूनिटी, 1 क्या हमारा रियल रूट है, रियल क्यूब रूट है। और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। समझ में आ रही बात? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, 1 क्या हमारा रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, याद रखना। ओमेगा पे पावर फिर 3r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा पे पावर अगर मैं 27 बोलूँ क्या होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब पे पावर 9। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 पे पावर 9 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा पे पावर 3r प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा पे पावर 3r प्लस 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब, वेन r इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जब r हमारा 3 का मल्टीपल नहीं हो। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r, इसमें अगर मैंने r को 1 ले लिया, तो 1 क्या हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। अगर हमने r 3 का मल्टीपल लिया, मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, इसमें अगर हमने 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r, इसमें हमने मान लो r को हमने रख दिया 3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पे पावर 6। इसका वैल्यू बच्चे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 3 मिलेगा। कैलकुलेट करके देख लो, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा पे पावर 6 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये जेई मेंस के लिए एज वेल एज एनडीए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर एंड देयर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे हमारे पास कितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिले, एक तो मिल गया 1। अगर मैं 1 का क्यूब बोलूँ तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा, एक तो वैल्यू आएगा इसका 1, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 जो है ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसमें क्या है, ओमेगा को स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। देख लो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा। मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर किया तो ओमेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर तुमने ओमेगा का रेसिप्रोकल लिया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देख लो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और अगर तुमने ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिया तो फिर ओमेगा आ जाएगा। देख लो कैसे लिखेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं।
तो क्या होगा ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, ये क्या हो गया ओमेगा। मतलब क्या है कि ये जो दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। तो 1 के अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल कितने क्यूब रूट मिले तो 3 मिले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें 1 क्या हमारा रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों क्या बोल रहे हैं ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, ए हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 2 हो 3 हो 5 हो, देन ए पे पावर 1/3 हैज़ रूट्स, ये 3 रूट होंगे, ठीक है। इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव निगेटिव नंबर तो इसके कितने रूट्स होंगे, अगेन 3 रूट्स होंगे। कहने का ये मतलब है बच्चे कि अगर ए हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसके 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। तो a टू द पावर 1/3 के 3 वैल्यूज़ होंगे। पहला वैल्यू क्या होगा, a टू द पावर 1/3 इंटू 1। दूसरा वैल्यू क्या होगा, a टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा। तीसरा क्या होगा, a टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर a निगेटिव है तो बस क्या करो, तीनों में माइनस लगा दो, इसमें और इसमें माइनस लगा दो, और a पर मॉड लगा दो। अगर नहीं समझ में आया तो भी समझा रहा हूँ। मान लो कि अगर तुम्हारे पास a का वैल्यू, सपोज डैट a का वैल्यू तुमने 2 ले लिया, और मैंने बोला कि 2 पे पावर 1/3 का वैल्यू बताओ, तो इसके कितने क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ये कितने क्यूब रूट्स होंगे, 2 के कितने क्यूब रूट्स होंगे। तो एक तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, एक तो इसका वैल्यू मिलेगा 2 टू द पावर 1/3 इंटू 1, ठीक है। एक क्या मिलेगा 2 पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और तीसरा क्या मिलेगा 2 पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि -2 का क्यूब रूट निकालो, इसके कितने क्यूब रूट्स होंगे, तो इसका क्या मिलेगा तुम्हें, -2 पे पावर 1/3, एक तो ये मिल जाएगा, फिर दूसरा क्या मिलेगा -2 पे पावर 1/3, मतलब यहाँ पे ऐसे करके मॉड लगा दो, मॉड बोल रहे हैं ना लगाने के लिए, -2 पे पावर 1/3 इंटू 1, और दूसरा क्या मिलेगा -2 पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और तीसरा क्या मिलेगा -2 पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ -2 पे पावर 1/3, -2 पे पावर 1/3 ओमेगा, -2 पे पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये क्या होता है, ये एक यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, और सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहने का मतलब है पहला क्यूब रूट कहाँ लाई किया, 1 पे, दूसरा ओमेगा यहाँ पे होगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे होगा। जो ये हमारा क्या है, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इसे याद रखना होगा। x² + xy + y², इसको तुम कैसे लिख सकते हो, x - y ओमेगा, x - y ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये देख लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी क्या हमारा रियल नंबर, सच डैट, ये इक्वेशन दे रखा है, वेर अल्फा इज इक्वल्स टू -1 + आयोटा √3/2, मतलब कि अल्फा क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। तो बोल रहा है ए + बी का वैल्यू बताओ क्या होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, हमारे पास इक्वेशन है 2 + अल्फा पे पावर 4 इज इक्वल्स टू a + b अल्फा, ये इक्वेशन दे रखा है। इस पर हम लोग बाइनोमियल लगाते हैं, क्या हो जाएगा 4c0, 2 पे पावर 4 अल्फ़ा पे पावर 0, फिर क्या होगा 4c1, 2 पे पावर 3 अल्फ़ा पे पावर 1, क्या होगा 4c2, 2 पे पावर 2
अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या होगा 4c3 2 पे पावर 1 अल्फ़ा पे पावर 3, फिर क्या होगा 4c4 2 पे पावर 0 अल्फ़ा पे पावर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। ऐसे दे रखा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 16 प्लस 4 इंटू 8 अल्फ़ा प्लस 4/2 इंटू 3/1 इंटू 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। बच्चे इसको तुम कैलकुलेट करो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें 16 प्लस 32 अल्फ़ा प्लस 24 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। ठीक है, तो हो गया 16 प्लस 32 अल्फ़ा, यहाँ पे 32 अल्फ़ा होगा, 32 अल्फ़ा प्लस 24 अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा क्या दे रखा है, अल्फ़ा तो ओमेगा के इक्वल दे रखा है ना, तो अल्फ़ा क्यूब क्या होगा 1, तो यहाँ पे 8 हो गया, प्लस ये अल्फ़ा टू द पावर 4 क्या होगा अल्फ़ा होगा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला 16 प्लस 8 16 प्लस 8 अल्फ़ा, इस 32 अल्फ़ा को मैंने क्या लिख लिया 8 अल्फ़ा प्लस 24 अल्फ़ा प्लस 24 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 16 प्लस 8 अल्फ़ा और प्लस हमने 24 कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है हमारा ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू होगा 0, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 16 प्लस 8 अल्फ़ा, इसका वैल्यू -1, तो -24 प्लस 8 प्लस अल्फ़ा, ये क्या होगा a प्लस बी अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी अल्फ़ा। ठीक है, तो फाइनल क्या मिल गया 16 प्लस 8 32 माइनस तो 24, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 24 प्लस 8 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल, तो 9 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a प्लस बी अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिला a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 9। तो हमसे क्या बोल रहा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9, ये मिल गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एक हमारे पास पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है Z1, एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है Z2। तो अगर मैं बोलूँ कि PQ का लेंथ क्या होगा, PQ लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, तो ये मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट Z1 और Z2 को एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z m/n इंटरनली m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो Z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस वही जो जैसे हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, क्या होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। नोट में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PZ फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मान लो किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, आर्गेंट प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन है और ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ Z माइनस 0, इसका मतलब मॉड ऑफ Z। ठीक है ना।
नेक्स्ट में क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वही हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ये AZ1 BZ2 और CZ3, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर क्या होगा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। AB क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, मॉड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, Z1 माइनस Z2 लिखो या Z2 माइनस Z1 लिखो, ठीक है। अब प्लस BC क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, और AC क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, चाहो तो तुम इसे याद कर सकते हो, चाहो तो अगर याद नहीं होता है तो छोड़ दो, देन एंड देयर निकाल सकते हो। कैसे, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है PZ1 और दूसरा पॉइंट है QZ2। इसको एक पॉइंट R क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा बताओ, PR और RQ ये इक्वल हो जाएगा। तो PR का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, और RQ का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z2। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, और फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, Z स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो Z की जगह क्या है, Z माइनस Z1, तो यहाँ पे लिखा Z इंटू Z कॉन्जुगेट, ऐसे लिखा ना, Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो फॉर्म में, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन है, एक पॉइंट हमारे पास Z1 है, एक पॉइंट हमारे पास Z2 है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये गिवन है, जहाँ पे t हमारा पैरामीटर है। t का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। t का वैल्यू 0 रखोगे तो लाइन पे एक डिफरेंट पॉइंट मिल जाएगा, t का वैल्यू 1 -1 कुछ भी डालोगे तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स लाइन होगा, जो आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स लाइन होगा, उस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि तुम्हें किस फॉर्म में याद रखो, इसको तुम याद रखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। जनरल इक्वेशन लाइन का जैसे हमने पढ़ा है ना, इसमें 2D में हमने 2D 3D में लाइन का जनरल इक्वेशन पढ़ा है, वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लाइन का जो जनरल इक्वेशन ये होता है, जहाँ पे हमारा A क्या है, रियल नंबर है, A कॉम्प्लेक्स नंबर है, और B क्या हमारा रियल नंबर है। सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लो, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो ये इक्वेशन है, कंडीशन है कोलिनियर होने का। ये जनरल इक्वेशन है लाइन का, तो इसका स्लोप क्या है, -A अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ A, ये इसका स्लोप होगा। जैसे हमने पढ़ा है ना, हमने जैसे 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, फिर उसका हमने स्लोप निकाला है। तो अगर तुम आओगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर भी कॉम्प्लेक्स लाइन होगा, तो कॉम्प्लेक्स लाइन का ये जनरल इक्वेशन है, ये जो हमारा है कॉम्प्लेक्स लाइन का जनरल इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स लाइन है तो उसका स्लोप भी होगा, तो ये इसका स्लोप है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ α1 एंड α2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। α1 और α2 अगर दो लाइंस का स्लोप है, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल होगा तो α1 इज इक्वल्स टू α2 होगा, स्लोप इक्वल होगा। और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हुआ तो फिर क्या होगा, α1 प्लस α2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन PQ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, उसका ये स्लोप होगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना 2D प्लेन पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम लाइन पे ये स्लोप आ जाएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ये इस पॉइंट से इस कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये जो कॉम्प्लेक्स लाइन है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये लेंथ होगा। मिलता जुलता फॉर्मूला बच्चे, Z1 को क्या करो, यहाँ पे और यहाँ पे Z1 को डाल दो और उस पर मॉड लगा दो, अपॉन क्या होगा, Z का कॉफिशेंट जो है क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ A, उसका मॉड ले लो, और यहाँ पे जो, इसको साफ कर देता हूँ, Z का ये क्या है, Z का कॉफिशेंट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ A, उसका मॉड ले लो, और Z कॉन्जुगेट का कॉफिशेंट क्या है, A, उसका मॉड ले लो। फिर हमें पता है A और A कॉन्जुगेट इक्वल होता है, Z और Z कॉन्जुगेट इक्वल होता है ना, तो इस मॉड ऑफ A की जगह हमने क्या लिख लिया, मॉड ऑफ A की जगह लिख लिया हमने मॉड ऑफ A कॉन्जुगेट, ऐसे लिख लेंगे, तो फिर ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स मॉड ऑफ A कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला है।
अगर ट्रायंगल Z1 Z2 Z3 अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हो तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है, उसका ये कंडीशन है। आर्गुमेंट क्या होगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई हो या ज़ीरो हो तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, कॉन साइक्लिक हो जाएगा। Z1 Z2 Z3 क्या हो जाएगा, एंड Z4 आर कॉन साइक्लिक। आर्गुमेंट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर ज़ीरो हुआ तो फिर जो Z है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, इसका अगर आर्गुमेंट तुम्हें ज़ीरो मिला, इसका आर्गुमेंट ज़ीरो मिला, ठीक है, तो ये जो Z है इसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि Z1 और Z2 से पास करेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लो, जैसे 2D प्लेन पर सर्कल होता है ना, उसका इक्वेशन होता है, वैसे 3D प्लेन नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी सर्कल आएगा, कॉम्प्लेक्स सर्कल आएगा, उसका इक्वेशन क्या होगा वो देख लो। अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स सर्कल का सेंटर Z0 पर है और रेडियस R है तो उसका ये इक्वेशन आ जाएगा, Z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R, ठीक है। और अगर ये सेंटर Z0 को अगर तुमने ओरिजिन पर डाल दिया तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा, मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू R। जनरल इक्वेशन सर्कल का ये होता है और उसका रेडियस ये होता है और सेंटर माइनस ये होता है, याद रखना। इफ़ P Z1 एंड Q Z2 आर थ्री वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अगर मान लो कि Z1 और Z2 किसी सर्कल के डायमीटर का वर्टिसेस है तो क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ सर्कल क्या होगा, ये हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है, इसका नेचर क्या होगा, अगर ये रियल सर्कल होगा तो फिर क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी होगा। अगर ये पॉइंट सर्कल होगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी होगा। और अगर ये इमेजिनरी सर्कल होगा, ठीक है, ये तो हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है, रियल सर्कल होगा तो फिर मॉड स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। पॉइंट सर्कल होगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, और इमेजिनरी सर्कल होगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर लेस देन बी। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, ये हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगा, और अगर ये Z पॉइंट सर्कल के इनसाइड, सर्कल के अंदर है तो फिर ये कंडीशन हो जाएगा, और अगर सर्कल से बाहर है तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, ये भी JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। Z1 and Z2 be two complex numbers satisfying mod of Z1 is equals to 9 and mod of Z2 minus 3 minus 4 iota is equals to 4. Then the minimum value of Z1 minus Z2, Z1 minus Z2 का हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉड ऑफ Z1 हमारे पास क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर हमने C1 बोल दिया, ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा, एंड रेडियस क्या हो जाएगा 9। दूसरा हमारे पास है Z2 माइनस हमने ले लिया 3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 4। ये भी हमारा सर्कल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने C2 बोल दिया। अब इसके सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,4, एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 4। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, द मिनिमम वैल्यू हमें किसका निकालना है, ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू minimum distance between circles, mod of Z1 is equals to 9 and mod of Z2 minus 3 minus 4 iota is equals to 4। कहने का ये मतलब है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा Z1 माइनस Z2 का, is the distance, is the minimum distance between the circle, this and this। जैसे मान लो कि एक सर्कल ये दे रखा है,
इसके बीच का अगर इन दोनों सर्कल के बीच का अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो कि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सबसे छोटा मिनिमम डिस्टेंस हो गया। तो यही होगा ना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। मान लो ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, इसके बीच का क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ये Z1 क्या है बच्चे, Z1 क्या है, इस सर्कल पे कोई भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और Z2 क्या है, इस सर्कल पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो दोनों Z मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा। मान लो कि अगर इस Z1 A पॉइंट पे लाई कर रहा है और Z2 हमारा B पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो Z1 माइनस Z2 का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यही होगा ना, यही लिखा है मैंने। अब यहाँ पे तुम देखो, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 निकालो, C1 C2 निकालो। तो क्या है, पहले का सेंटर क्या है 0,0, दूसरे का क्या है 3,4। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। और दोनों के रेडियस का डिफरेंस निकालो, R1 माइनस R2 करो। R1 क्या हमारा 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो क्या मिला हमें, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दोनों के रेडियस का डिफरेंस सेम मिला। इसका ये मतलब है कि दोनों सर्कल क्या कर रहा है, आपस में टच कर रहा है, ऐसे करके। तभी तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर के, ये C1 है, ये C2 है। पहले का सेंटर क्या है, पहले का रेडियस क्या है 4 एंड 9। पहले का रेडियस 4 हो गया, इसका रेडियस 9 हो गया। तो इसके बीच का 9 माइनस 4 क्या आ रहा है 5। और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों के सेंटर का पहले का रेडियस दे रखा है 9 और दूसरे का रेडियस क्या दे रखा है 4। तो इनके रेडियस का डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 माइनस 4 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से C1 C2 का भी क्या आ रहा है, C1 C2 बच्चे सर्कल जो है ना एक्सटर्नली नहीं इंटरनली टच कर रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। बड़े वाला सर्कल ये हो गया, छोटे वाला सर्कल ये हो गया। तभी तो ऐसे देख लो, बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। दूसरे वाले सर्कल का इसको C1 मान लिया, ये C2 हो गया, इसका कहाँ है 3,4 पे। और अगर तुम लेते हो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो 9 हो जाएगा, रेडियस है ना 9, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दोनों के रेडियस का डिफरेंस भी 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है। अगर सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दोनों के रेडियस का डिफरेंस सेम आ जाए, इसका मतलब कि बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटे वाला सर्कल है, इंटरनली टच कर रहा है। इंटरनली टच कर रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस Z1 माइनस Z2 का जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा वो बच्चे 0 हो जाएगा। कोई है ऑप्शन में, D is the correct option. This implies that D is the correct option. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ओके।